हमने इनके इफेक्ट्स को अभी अकाउंट फॉर किया नहीं है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने न्यू पॉलिसी या एस्टिमेशन के बाद चार्ज नहीं किया, तो फिर किसका इफेक्ट देना है? 8 का। अब ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम इसमें परसेप्शन क्या लेके चले। डू यू रिमेंबर एक क्वेश्चन और भी किया था जिसमें हमें समझ नहीं आ रही थी, उसने क्लियरली डेट मेंशन नहीं की थी कि ये एस्टिमेशन में जो चेंज है तो कब से है, तो हमने करंट ईयर को एज्यूम किया था। अब जो मैं पॉइंट समझाना चाह रही हूँ वो पॉइंट सबको क्लियर हुआ है? ठीक है। कल तो हमने ऐसा किया था, उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि हम पुरानी पॉलिसी से डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, वैसे नहीं करेंगे। यहाँ देखो उसने क्या लिखा हुआ है, लाइन पढ़ो, दिस पॉइंट हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, लिखा हुआ है ना? हाँ जी बेटा, एग्रीड, चल रहे। एग्जाम्पल नंबर 11, ये क्लास में नहीं करनी है, ये मैंने सिर्फ डिस्कस करनी है, आपकी होम असाइनमेंट है, ये बहुत इजी है। मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ क्या लिंक होता है? बस कहानी समझ लो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बाद में पढ़ते हैं। सबकी अटेंशन। क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट हो तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है? प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन। बेटे आपकी तवज्जो भी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवरस्टेट हो, प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा। एक चीज हमें और मालूम है, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है। इसलिए अगर किसी साल में उसने ये कह दिया कि गलती से क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट हो गया, भाई 2022 का ओवरस्टेट हो गया क्लोजिंग स्टॉक, इस एरर ने करना क्या है? 2022 के प्रॉफिट को भी ओवरस्टेट करेगा। अभी मैंने एज्यूम क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट एज्यूम किया। फिर से सुने, 2022 का गलती से क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट हो गया, इससे होगा क्या? 2022 का प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाए, और जब ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो ये एरर 2022 के प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेगा, 2023 के प्रॉफिट को अंडरस्टेट करेगा, क्योंकि इससे 2023 का जाके क्या बनना है। बस इतनी सी बात इस एग्जांपल में समझाइए, डिस्कस मैंने करनी है, ये आपकी होम असाइनमेंट, ठीक है। आइए जरा एग्जांपल नंबर 11। इसमें कहता है मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार assemblers. Audited financial statement for the year ended 31st December 2014 disclosed that the profit or retained earning 2014 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 89 और प्रॉफिट 21। जो बेटे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग होती है, अगर एरर्स हैं तो वो रॉन्ग है, तो रॉन्ग रिटेन्ड अर्निंग में ये जो रॉन्ग नेट प्रॉफिट है ये इंक्लूड होता है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर शो अ प्रॉफिट ऑफ 15 मिलियन। मेरा ख्याल ये 2015 की इंफॉर्मेशन होगी। फर्स्ट पैराग्राफ में 2014 की इंफॉर्मेशन थी, नेक्स्ट पैराग्राफ में 2015 का प्रॉफिट दे दिया। However, following adjustments are required to be made. और वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं? द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम FIFO टू FCO। ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या एस्टिमेशन है? पॉलिसी। तो इसलिए इसका इफेक्ट जब देना है, अब वो कहते हैं जब आपने मेथड चेंज करोगे, एज वी नो हमें ITA ने सिखाया है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड के चेंज होने से क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी चेंज हो जाती, और जब वो चेंज होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। तो देखो उसने कहा कि FIFO मेथड एक्स मेथड था, 2013 में FIFO मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट की, वो 37 आ रही थी। जब FCO की तरफ गए तो ये वैल्यू कम हो गई, 35.5 पे आ गई। तो जब वेटेड एवरेज मेथड की तरफ जाओगे क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो उस साल के
प्रॉफिट को भी कम कर दोगे। तो 1.5 2013 के प्रॉफिट को कम करेगा और 2014 के प्रॉफिट को बढ़ा देगा। शाबाश, देखो गौर से सुनते हो फिर बात समझ आती है। 2014 की तरफ चलते हैं। 2014 में जब आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की, आंसर आ रहा था 42.3, वेटेड एवरेज मेथड की तरफ गए तो ये बढ़ गया 44.5। कितने का फर्क है? 2.2 से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2014 में बढ़ेगी। तो ये 2014 का प्रॉफिट 2.2 से बढ़ा दीजिएगा और जाके 2015 का कम कर दीजिएगा। 2015 में FIFO 58.4 और एफको में ये कम हो गया, 4 से कम हो रहे, तो 4 से 2015 का प्रॉफिट आपने कम कर देना। 2016 की इंफॉर्मेशन अगर दी होती तो वहां जाके ऐड कर देना। इसके अलावा कुछ और भी अर्ज कर रहे, पीपीई में बड़ी गलतियां होती हैं जी। इन 2014 द कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹100 मिलियन, ठीक है, याद रखिएगा डेट 2014 में। Depreciation on the plant was recorded at ₹25 million instead of 10. Depreciation गलती से 15 से ज़्यादा चार्ज हो गई। क्या करें? 15 की डेप्रिसिएशन को कम करने के लिए प्रॉफिट में और रिटेन्ड अर्निंग में एड बैक। दिस एरर वाज डिस्कवर्ड आफ्टर the publication of the financial statement for the year ended 31st December 2014 and the error is considered to be material। मेरा ख्याल है ये आप इसको सॉल्व कर लोगे, इजी है। आइए जनाब जो क्लास में करेंगे एग्जांपल नंबर 13। एक बात याद कराओ, पीपी आईपी कब बनता है? जरा अपनी मेमोरी को रिकॉल करो। और आईपी पीपी कब बनता है? पीपी आईपी में कब कन्वर्ट होता है? जब रेंट पे दे देते हैं या विकेट करते हैं? विकेट करते हैं। अच्छा, और आईपी पीपीई में कब कन्वर्ट होता है? ठीक है, अब ये चीजें अगर जहन में हैं, और कल हमने कुछ पॉलिसीज भी रिवाइज की थी। पीपी फेयर वैल्यू मॉडल पे भी हो सकता है, कॉस्ट मॉडल पे भी हो सकता है। पीपी कॉस्ट मॉडल पे हो, फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, दोनों में डेप्रिशिएट होता है। और उसका फेयर पीपी की बात करता, पीपी आपका कॉस्ट मॉडल पे हो या फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, डेप्रिशिएट होता है। उसका फेयर वैल्यू गेन कहाँ जाता है? आईपी कॉस्ट मॉडल पे हो या फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, डेप्रिशिएट होएगा? अच्छा, आज धोखा नहीं खाना। और आईपी का फेयर वैल्यू गेन कहाँ जाएगा? आओ क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 13। रिटेन्ड अर्निंग कॉलम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी of Zahidi Limited for the year ended 31st December 2020। रिटेन अर्निंग का बैलेंस मेरे पास दिसंबर 2018 के एंड पे है 351 मिलियन। 2018 में कैश डिविडेंड आपने पे किया 15 का, चलो उसने खुद बता दिया। अब जो 31 दिसंबर 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 जनवरी 2019 का ओपनिंग बैलेंस है। तो भाई इसका मतलब है कि 351 आपके 2019 का ओपनिंग बैलेंस है। 15 का डिविडेंड रिलेट तो 2018 से कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये फाइनल का वर्ड यूज़ किया है तो इसको डेफिनेटली आपने 2019 में पे किया होगा। और 2019 का उसने प्रॉफिट भी बता दिया, और डेफिनेटली ये रॉन्ग होगा क्योंकि नीचे कुछ एरर्स मिस्टेक्स हैं। फिर उसने 2020 का भी आपको प्रॉफिट बता दिया जनाब, और रॉन्ग प्रॉफिट्स की बेस पे 31 दिसंबर 2020 का क्लोजिंग बैलेंस बता दिया। मतलब सिंपल आपको रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन। ऑन 1 जनवरी 2018 ZL हैड एक्वायर्ड अ बिल्डिंग। डेट को अंडरलाइन करो, 1 जनवरी 2018 की बात कर रहा है। प्रॉफिट हमारे पास 2019 और 20 का है।
1st January 2018, ZL had acquired a building at cost of 200 million and had rented it out on the same day for 3 years. This is what? IP है. लेकिन 31 दिसंबर 2020 को the tenant vacated the building. और अभी उसने विकेट तो कर दिया. ZL has decided to transfer its head office to such building. बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे. अब ये क्या बन गया? पीपी. अब ये जहन में रहे, 31 दिसंबर 2020 में ये क्या बन गया? पीपी. फाइनेंस मैनेजर was considering the reporting implications of change in use of the building. He came to know that the building has erroneously been reported as PPE since inception. ये इंसेप्शन शुरू से, और ये बिल्डिंग हमारे पास कब से आई थी? 1 जनवरी 2018. तब तो ये आईपी था, लेकिन गलती से आप इसको क्या ले गए हो? पीपी. पहले यहाँ तक की रेक्टिफिकेशन बताओ. नहीं, पहले डेप्रिसिएशन को छोड़ो. क्या करोगे? आप पीपीई में से माइनस करोगे और इसको आईपी का पार्ट बनाओगे. अब अगर दोनों में कॉस्ट मॉडल है और डेप्रिसिएशन का मेथड सेम है, फिर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. फिर से सुनो, अगर पीपी आईपी दोनों कॉस्ट मॉडल पे हैं, डेप्रिसिएशन का मेथड सेम है, तो फिर बेटे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर इन केस कोई एक फेयर वैल्यू मॉडल पे और दूसरा कॉस्ट मॉडल पे हुआ, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट करना पड़ेगी. देखते हैं क्या है. एंड वॉज बीइंग डेप्रिशिएटेड, और आपने इसको डेप्रिशिएट कर दिया स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर 20 years. The fair value of the building has increased by 10% in each year since acquisition. 1 जनवरी 2018 से इसकी फेयर वैल्यू 10% बढ़ रही है. तो बेटे अगर ये पहले आईपी था तो उसकी फेयर वैल्यू की इंफॉर्मेशन हमने क्या पढ़ी हुई, चाहे ये कॉस्ट मॉडल पे ही हो, फेयर वैल्यू की इंफॉर्मेशन हमें हमेशा डिस्क्लोजरी नोट से मिलेगी. और अगर हम फेयर वैल्यू की तरफ गए तो उसकी एप्लीकेशन हमें डे 1 से करनी पड़ेगी. ये बातें याद हैं? कहते ZL follows cost model for PPE and fair value model for IP. लो जी, अब सुनो मेरी बात. अब देखो क्या क्या पॉइंट. आपने इसको PPE लिया, कॉस्ट मॉडल पे था और डेप्रिसिएशन चार्ज की. अब जब आप इसको PPE से कैंसिल करोगे, कॉस्ट वैल्यू कैंसिल करोगे या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू के लिए दो तरीके, या तो डायरेक्टली बुक वैल्यू ईच ईयर की निकाल के कैंसिल कर लो, या फिर एक काम कीजिएगा, कॉस्ट अलग से कैंसिल कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से कैंसिल कर दो. ठीक है. अब अगर वो कहता है कि आप आईपी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो, तो फेयर वैल्यू गेन मुझे कब से होना शुरू हुआ? जब से ये एसेट मेरे पास आया है. अब ये गौर से सुनिए मेरी बात. ये एसेट कब आया? 1 जनवरी 2018 के स्टार्ट में. इसका मतलब ये 2018 में भी 10% बढ़ा. तो पहले साल इस पे 2018 में फेयर वैल्यू गेन कितना आया? 20 का 10% 20. और फिर ये 2019 में भी इस पे फेयर वैल्यू गेन हुआ होगा. कितना? 20 का 220 का 10% कितना बनता है? 22. अब आपने पहले 2 साल अगर इसको पीपीई गलती से लिया था तो फेयर वैल्यू, और वो कॉस्ट मॉडल पे लिया था, फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड नहीं था. अब ये जो फेयर वैल्यू गेन पहले साल का 20, दूसरे साल का कितना बोला? 22. इसका इफेक्ट कहाँ होगा? कौन से साल के प्रॉफिट एंड लॉस में? देखो, मैंने एक पॉइंट क्लास में समझाया था, सुनिएगा. आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो 2019 और 2020 की गिवन. अब हमारे पास 2018 में और 2019 में
जो फेयर वैल्यू गेन आया, ये दोनों के दोनों आपने 2019 में ही एडजस्ट करने हैं, हमें प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये पॉइंट आपको याद आया होगा, हमने एक क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस किया था। और जब मैं आपसे ये स्टैंडर्ड भी डिस्कस करी थी, मैंने आपसे कहा कि बेटा फर्ज करो आपके पास 3 सालों की इंफॉर्मेशन गिवन है, और जो पॉलिसी में चेंज आया है, जैसे यही बात कर लें, आपने इसको पीपीई आईपी बनाना है, और ये आईपी आपके पास पिछले 5 सालों से है। 3 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो प्रीवियस 2 सालों की जो इंफॉर्मेशन की एडजस्टमेंट है वो कहाँ करोगे? जो फर्स्ट 1 ईयर आपको गिवन होगा, जैसे इस एग्जांपल में देखो, ये फर्स्ट 1 ईयर की इंफॉर्मेशन है आपके पास, और ये एसेट आपके पास है 2011 से। अब 2011, 2012 और 2013 की खुद की एडजस्टमेंट 2013 में ही आई, क्योंकि प्रीवियस मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन इससे रेलेवेंट नहीं है। आपने ये चीज़ एक तो ये याद रखनी है। दूसरा, आपने इसको पीपीई बनाया हुआ था, अब पता चला आईपी होना चाहिए। ये इफेक्ट कितने सालों में दोगे? 1 साल, 2 साल या 3 साल इसका इफेक्ट हो? सोचो, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, वो इतनी सी स्टेटमेंट। 2018 में ये आपके पास एसेट आया, 2018 और 19 में ये एक्चुअली आईपी था, ये 2020 में तो पीपीई बन गया था। तो जो आपने इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है 2020 में नहीं करनी, क्योंकि 2020 में तो ये खुद पीपीई बन चुका था। तो जब आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन सिर्फ 2018 और 2019 में करनी। बात समझ में आई है? ठीक है। उसके बाद चलें स्टार्ट करें, फिर आपकी हेल्प करते हैं। टाइम कितना है? अच्छा, आपने एक काम करना है, इसको ट्राई करना है। सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन फॉरवर्ड कर दूंगी।